everyone, I am Ishita Gupta and I secured an AIR of 287 in NEET UG 2025. इस वीडियो में I'll be telling you the preparation tips जो मैंने personally follow किए थे for my NEET journey. Further, I'll be telling you the resources जो मैंने खुद यूज़ किए थे अपनी preparation के दौरान. Again, I'll also be telling you the resources जो आप consider कर सकते हो अपनी preparation के लिए for NEET UG 2026 and 2027. फर्दर हेड इन दिस वीडियो जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगी उसके लिए मैं नोट ऐप यूज़ करूंगी. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक एक्स लर्न. तो सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रेपरेशन टिप्स जो मैंने पर्सनली फॉलो किए थे, एज वेल एज एडिशनल टिप्स जो मैं आने वाले एस्पिरेंट्स को, इनफैक्ट जो प्रेजेंट एस्पिरेंट्स हैं उनको देना चाहूँगी कंसिडरिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स विद रिगार्ड्स टू दी. कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है डेली, कंसिस्टेंसी इज़ बेसिकली डूइंग योर एफर्ट्स डेली. अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, अगर आप अपना माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ईज़ी से ईज़ी एग्ज़ाम भी आपको टफ़ लगने लगेगा. तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो इनफैक्ट आपका नॉर्मल क्लास में एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, हर किसी में आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स देने चाहिए, रेगुलरली देने चाहिए, डेली देने चाहिए, और आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हो उनमें गिव इन कर दें. थोड़ा बहुत ब्रेक इज़ ऑफकोर्स रिक्वायर्ड, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज़ आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस. प्रॉपर गाइडेंस आपको आपके टीचर्स से मिल सकती है. ये हमेशा नहीं होते कि आपको हमेशा ही राइट टीचर्स मिले. राइट टीचर्स आर बेसिकली आपके अकॉर्डिंग जो आपको सूट करें. टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जिनको उनका समझ ना आता हो. टीचर्स बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल पढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम पढ़ा सकते हैं, बट बच्चों को उनसे ज़्यादा अच्छे से समझ आता हो. तो बेसिकली गाइडेंस में हमारे सबसे पहले आते हैं टीचर्स. उसके बाद हमारे पास आते हैं सिबलिंग्स या फिर जो हमारे पियर्स होते हैं. इसके बाद हमारे पास आते हैं, जैसे अब काफ़ी ज़्यादा मेंटोरशिप प्रोग्राम्स चलने लगे हैं, तो आई विल बी इंक्लूडिंग देम मेंटोरशिप प्रोग्राम्स एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन रिसोर्सेज. गाइडेंस का मेन मोटिव होता है बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं मेंटली, उनको सॉल्व करना, एक तरह से बच्चों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना. ऐसे कोई मेंटोर नहीं होते, ऐसे कोई गाइड नहीं होते जो आपको ज़बरदस्ती पढ़ा सके या फिर जो आपको ज़बरदस्ती बस आपको कंसिस्टेंट रहने में आपकी हेल्प कर सके. वो आपको गाइड करता है. बेसिकली वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद पड़ेगा. जितने भी ये मेंटोरशिप प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, टीचर्स, सिबलिंग्स या पीयर्स जिनसे आप जो आपको गाइड कर सकते हैं, या मेंटोरशिप प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, सब आपको सॉल्यूशन बताएंगे, रास्ता बताएंगे. लेकिन कोई भी आपको मतलब आप एक्शन आपको खुद लेना है. हर चीज़ में एक्शन आपको खुद लेना है. इसके बाद प्रेपरेशन में हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है रिसोर्सेज. कोई भी लड़ाई इज़ यूजलेस अनलेस आपके पास उसको लड़ने के लिए वेपन्स नहीं होते. इन दिस केस हमारी लड़ाई है नीट से. स्पेसिफिकली सिंस मैंने नीट में किया था, तो नीट से हमारी लड़ाई है, और उसके लिए जो वेपन्स है बेसिकली आर रिसोर्सेज, जो होते हैं कोचिंग्स, मॉड्यूल्स एंड एनसीईआरटी. बेसिकली जो बुक्स होती हैं आपके, बुक्स एंड बुक्स बेसिकली, एंड आपके टेस्ट सीरीज. बच्चों को यूजुअली लगता है कि अगर हम अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो बेस्ट कोचिंग ले, बेस्ट टेस्ट सीरीज ले, बेस्ट मॉड्यूल्स ले, सब कुछ बेस्ट ले.
शुरू में सबको लगता है, बट इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं खुद उस फेज से गई थी, हमें मतलब ऐसे होड़ करने की लग जाते हैं कि हम ये अच्छा लग रहा है, ये रिसोर्सेज अच्छे, मतलब जैसे ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड करी है, लास्ट ईयर इस टेस्ट सीरीज़ को दिया था टॉपर ने, लास्ट ईयर ये कोचिंग ज्वाइन करी थी टॉपर ने, लास्ट ईयर ये किया था टॉपर ने, तो हम वो चीज़ को फॉलो करने जाते हैं और ये कॉमन है, सबके लिए होता है ये। बट आपको सिर्फ वही रिसोर्सेज फॉलो करने हैं जो आपको सूट करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं इन इम्प्रूविंग योर मिस्टेक्स। आप कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ ले लो जहाँ पर आपका कॉन्स्टेंटली स्कोर जो है वो 400 to 500 में आ रहा है, या इनफैक्ट उससे भी कम आ रहा है। आपको शुरू में लगेगा कि ये मुश्किल टेस्ट सीरीज़ है, मेरी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, नीट 2025 मुश्किल था, नीट 2026 में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बट धीरे धीरे यू विल रियलाइज़ कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा सबसे पहले, फिर धीरे धीरे आप उम्मीद ही छोड़ देते हो कि इस साल नहीं होने वाला, और आप बिल्कुल ही प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो, बिल्कुल डिले करने लग जाते हो, आपका फोकस ही नहीं बनता है। फिर ये होता है जब आप अपनी कैपेबिलिटी से, अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप टेस्ट सीरीज़ या मॉड्यूल्स या कोचिंग्स को ज्वाइन नहीं करते हो। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर टीचर्स आपको समझा पा रहे हैं, ये नहीं है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल एलएन में कोई टीचर्स हैं, उन्होंने सारे टॉपर बच्चों को, मतलब उनके जितने भी स्टूडेंट्स रहे ज़्यादातर, मतलब काफ़ी टॉपर्स उन्होंने निकाले, तो हम सिर्फ उन्हीं से पढ़ेंगे। ऐसे काफ़ी टीचर्स हैं जिनका कोई बच्चा टॉपर नहीं निकला है, बट वो पढ़ाते इतना अच्छा, आप उनसे पढ़ोगे, क्या पता आप नेक्स्ट टॉपर बन जाओ। तो जो ये भेड़ चाल है, भेड़ चाल में नहीं चलना। आपको सबसे पहले अपना कन्वीनियंस देखना, आपको कौन से टीचर सूट करे, किन टीचर्स के पढ़ाने से आपको ज़्यादा टाइम रिटेन रह रहा है, ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही हैं चीज़ें। इसके बाद जो हमारे प्रेपरेशन में आते हैं वो आते हैं कुछ पर्सनल बैरियर, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ये आते हैं। इसके अलावा एंजाइटी जो होती है, देखिए एंजाइटी का जो मेन कॉज होता है वो होता है अनसर्टेनिटी। हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू कंट्रोल थिंग्स। हमें हर चीज़ अपने कंट्रोल में चाहिए। अगर आज मैं सुबह उठी हूँ, मुझे सुबह उठते ही मेरे दिमाग में चलता है आज मुझे क्या क्या करना है। अगर कुछ भी अलग उससे होगा, लेट्स से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे घर पर गेस्ट्स आएंगे और एकदम से गेस्ट्स आ गए और मुझे उनको सर्व करना है, तो उस टाइम मुझे एकदम थोड़ा एंशियस फील होगा कि मुझे इतना सारा खाना बनाना है, मुझे घर अच्छे से साफ़ करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, सब। तो एंजाइटी इज़ बेसिकली अनसर्टेनिटी जो अपने आप को प्रोजेक्ट करती है आपके ब्रेन पर। जब हम कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, लेट्स से मैं अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो अनसर्टेनिटी मुझे एंजाइटी के फॉर्म में एक्सपीरियंस होगी। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस जो हमारी अनसर्टेनिटी है उसके साथ ऐड होकर एंजाइटी को एक्सैजरेट करता है। इनका अकेला सॉल्यूशन तो नहीं है, ये पर्सनली मतलब वेरी करता रहता है। कुछ लोगों को थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है जिनके केस में एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा स्टेज पर पहुंच जाती है। कुछ लोगों को नॉर्मल अश्योरेंस से, नॉर्मल ब्रेक्स लेकर एंजाइटी काम डाउन हो सकती है। तो अभी आज के लिए हम जो सबसे ज़्यादा प्रेपरेशन टिप्स में पढ़ेंगे वो होगा, पढ़ेंगे भी नहीं मतलब डिस्कस करेंगे, वो होगा मैनेजिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस। एंड इसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन की, जैसे कि शॉर्ट नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स मेकिंग, रिविजन, टेस्ट सीरीज। इसके अलावा अगर आपके और कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग प्रेपरेशन तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए एंड हम उनके सॉल्यूशंस या फिर कुछ भी उनका मतलब आपको हेल्प करने के लिए हम कमेंट्स में उसका रिप्लाई कर देंगे या फिर उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे अगर वो रेकरिंग डाउट है बच्चों का। इसके अलावा हम लोग प्रेपरेशन में पढ़ेंगे कुछ इमोशनल चीज़ें, रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि रिसेंटली ये चीज़ें काफ़ी पॉपअप हो रही हैं बच्चों के एस्पिरेंट्स के केसेस में। एंड हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज जो मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था, जो हम फॉलो कर सकते हैं नीट 2026-2027 के लिए। अगर आप 12th में है तो 2026 एंड 11th में तो 2027। ऑलराइट,
ऑलराइट, सबसे पहले हम आते हैं शॉर्ट नोट्स मेकिंग पर। पर्सनली मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे पर्सनली उनका सेंस नहीं लगता था। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट मेरे केस में था कि मेरा मोटिव रहता था रिसोर्सेज लिमिट करना, कि एंड में आप सिर्फ वही रिसोर्सेज को पढ़ पाओ। शॉर्ट नोट्स मैंने ट्राई किया था बनाने का, बट मेरा था कि मैं उनमें ऐड करते जाती थी, तो वो शॉर्ट नोट्स रहते ही नहीं थे। बट अगर आपको शॉर्ट नोट्स से इम्प्रूवमेंट लग रही है अपनी परफॉर्मेंस में, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाना कंसिडर कर सकते हैं, इन केस इट्स हेल्पिंग यू। इसके अलावा जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी, मैं आकाश से पढ़ी थी, वहाँ पर हमें मॉड्यूल्स मिलते थे, एंड जो भी हमें टीचर्स क्लास में पढ़ाते थे, मैंने कभी उसके क्लास नोट्स नहीं बनाए हैं। मैं उनको मॉड्यूल में ऐड करती थी, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो। तो क्लास नोट्स, इनफैक्ट जो हमारे टेस्ट होते थे, टेस्ट में जैसे कोई क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, या चाहे कोई क्वेश्चन सही भी है लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा, वैसे क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, तो उससे रिलेटेड थियोरी एंड द क्वेश्चन इटसेल्फ, वो भी मैं मॉड्यूल्स में इनकॉर्पोरेट करती थी, थोड़े बहुत पेजेस ऐड करके। तो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस, तो ये सब मेरा मॉड्यूल्स में रहता था, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ फिज़िक्स एंड फिज़िकल केम। इन केस ऑफ बायोलॉजी, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं मॉड्यूल की जगह सब कुछ एनसीईआरटी में लिखती थी। मैंने इनके केस में मॉड्यूल्स फॉलो नहीं किए थे। आप मेरे पर्सनल चैनल पर जाकर आप एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने रिसोर्सेज के बारे में मेंशन किया है जो मैंने पर्सनली यूज़ किए थे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का। ये था मॉड्यूल्स के केस में, जो मैंने मॉड्यूल्स में लिखा था सब। ये था एनसीईआरटी में जो मैंने लिखे थे। इसमें मेरे आ गए थे PYQs, मैंने 2013 से 2024 के PYQs किए थे। इसमें मेरे आ गए थे एग्जाम्पलर जो है मैंने पूरी तरह से नहीं करी है। अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे, वहाँ पर आपको दिखेगा कि मैंने एग्जाम्पलर मेंशन नहीं करे अपने रिसोर्सेज में। वो इसीलिए क्योंकि मैंने 81 चैप्टर्स है, 81 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर्स की भी एग्जाम्पलर नहीं करी है, तो वो नेक्स्ट टू नथिंग है। तो जिन के करे थे उनके मैंने एग्जाम्पलर में ही लिखे थे, और फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री की मैंने एग्जाम्पलर करी ही नहीं थी, तो उसका अलग ही है। और इसमें मैंने लिखे थे ऑफकोर्स चेस्ट्स के, एंड हाँ जी, यही लिखा था मैंने इसमें। उसके बाद आते हैं मिस्टेक नोटबुक पर बताते हैं। सिंस मैं यहाँ पर सारा आपको बोल रही हूँ कि मैंने मॉड्यूल से एनसीईआरटी में लिखा था। मिस्टेक नोटबुक, मिस्टेक नोटबुक का पर्पज़ होता है कि आप अपनी मिस्टेक्स को दोबारा रिवाइज़ करें। मेरे केस में जो मेरी मिस्टेक्स थी वो मैं मॉड्यूल में लिखकर रिवाइज़ करती थी। आपके केस में अगर आपको मिस्टेक नोटबुक बनानी है, आपको अगर घौच पौच नहीं चाहिए अपना मॉड्यूल या फिर कोई भी क्लास नोट्स, आप एक अलग से नोटबुक बना लीजिए और वहाँ पर आप सारे अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लीजिए। अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो फिर अपने फ़ोन में आप नोट पैड में जाकर वहाँ पर स्क्रीनशॉट्स लगा सकते हैं। बट आई रिकमेंड कि जो भी आप मिस्टेक नोटबुक में, डिजिटल मिस्टेक नोटबुक में आप पेस्ट करो क्वेश्चंस, वो सॉल्व हो। ठीक है, तो मिस्टेक नोटबुक इज़ डेफिनेटली वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है आपकी प्रेपरेशन के दौरान, वो होता है नेवर कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स ट्वाइस। अगर आपका आज साउंड चैप्टर से कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, लेट्स से आपका गलत हुआ डॉपलर, चलो डॉपलर इफेक्ट अभी है नहीं, अगर आपका गलत हुआ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से, तो आपको ये कमिटमेंट रखनी है खुद से कि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में आने वाले जितने भी टेस्ट होंगे नीट एग्जाम तक, इनफैक्ट नीट में भी क्लोज ऑर्गन पाइप से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो मेन मिस्टेक नोटबुक का पर्पज़ ये होता है कि जो भी आप क्वेश्चंस वहाँ लगा रहे हो, वो क्वेश्चन कहीं पर भी आ जाए, किसी भी टेस्ट सीरीज में आ जाए, कहीं भी दिखे, वो गलत नहीं हो सकता है। इनफैक्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में कहीं पर भी आ जाए, वो आप गलत ना करें। ठीक है,
तो शॉर्ट नोट्स का हमारा डिस्कस हो चुका है। मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ कि अगर आपको हेल्प कर रहे हैं प्रेपरेशन में तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आपके क्लास नोट्स आर मोर देन परफेक्ट और मॉड्यूल्स हैं ही तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। सेकेंडली जो हमारा था टॉपिक वो था रिविजन। बच्चे यूजुअली पूछते हैं, जैसे टॉपर्स का इंटरव्यू आता है उनके नीचे आता है इन्होंने रिविजन कब कंप्लीट करी थी, इन्होंने सिलेबस कब कंप्लीट किया था, इन्होंने कितने टेस्ट दिए थे। तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज का मैं एक साथ बता दूंगी आपको अभी। जो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं 12th में होते हैं उनका सिलेबस यूजुअली दिवाली तक कंप्लीट कर दिया जाता है। आकाश में पर्सनली जितना मुझे पता है दिवाली तक कंप्लीट कर देता है, एलन में भी यही रहता है दिवाली तक कंप्लीट कर देते हैं। जो बच्चे ड्रॉपर बैचेस में होते हैं उनका सिलेबस जनवरी फरवरी, हमारा मार्च में हुआ था, तो इस दौरान उनका कंप्लीट होता है सिलेबस। बट अगर आप ड्रॉपर हैं तो लास्ट डेडलाइन ड्रॉपर्स के लिए लास्ट डेडलाइन होनी चाहिए फरवरी एंड। अगर आप फ्रेशर हैं आपके लिए भी सेम ही है ये कि लास्ट डेडलाइन होनी चाहिए फरवरी एंड। इससे आप जितना जल्दी कर सकते हैं सिलेबस उतना बेटर है, ठीक है। इसके बाद आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का बच्चों को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, बट ट्रस्ट मी आप 20 फुल सिलेबस दो, कोई 200 फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा है, दोनों का सेम लेवल है मेरी नज़रों में। क्यों? क्योंकि 20 टेस्ट में जितने क्वेश्चन आने होता है, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 30 टेस्ट, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्योंकि लिमिटेड टॉपिक्स हुए ना एग्जाम के लिए, हमारे पास लिमिटेड सिलेबस है। ऐसे हमारा सिलेबस लिमिटेड है, वो यूपीएससी या फिर उन एग्जाम्स की तरह नहीं है जो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे। हमारा सॉर्टेड है पहले से कि यहीं से ही पूछा जाएगा। अगर नीट 2025 में आप अब ये सोचोगे कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, तो वो बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन थे जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना है, आपको क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए माइंड में कि कोई चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हो। ईएमआई आपने पढ़ा, आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से मेरे टाइम पे ये था कि जैसे जब मैंने ईएमआई पढ़ा था तो मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आया था। जब पहले हमने पढ़ा, एक रील वगैरह में देखा था कि एक आदमी ने साइकिल चला चला कर बिजली बनाई थी, तो वो सारा ईएमएफ से रिलेटेड था। तो ऐसे आप अप्लाई करो नॉलेज जो भी आप सीख रहे हो, ठीक है। पैटर्न अभी नीट का वही हुआ है। पैटर्न नीट का हमें लग रहा है क्वेश्चंस डिफिकल्ट हुए, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, उन्होंने कॉन्सेप्ट्स बढ़ा दिए, बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को टेस्ट कर रहे हैं अभी वो। तो टेस्ट सीरीज में फुल सिलेबस टेस्ट में बोलूँगी 20 फुल सिलेबस टेस्ट तो देने ही देने हैं। पार्ट सिलेबस टेस्ट आपके ऊपर है, जितना आपको देना है उतना दीजिए, क्योंकि उससे आपको हर चैप्टर की कमियां पता चलेंगी, क्या क्या आपकी कमियां हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज का ये है कि फरवरी एंड तक सिलेबस हो जाएगा। मार्च में आप रिवीजन करते रहिए। अगर आपको लेट्स से आपने पूरे साल कुछ रिवाइज नहीं करा है तो मार्च में आप अच्छे से देखिए, आपका फरवरी में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मार्च में आप रिवीजन करिए, अप्रैल में आप टेस्ट दीजिए। क्योंकि जब मैं आकाश में थी, हमारा इंटेंसिव बैच था, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज थी वो फर्स्ट टेस्ट जो इंटेंसिव का था वो था 29 या 30 या 31 मार्च को था हमारा। और जो फाइनल टेस्ट सीरीज थी वो नॉर्मल बैचेस और इंटेंसिव सबके लिए होती है, वो भी हमारी 20 के बाद से स्टार्ट हुई थी। फ्रेशर्स की थोड़ा जल्दी होती है और जो ड्रॉपर्स के शुरू के बैचेस होते हैं उनके लिए थोड़ा जल्दी होती है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम पेस पर आ जाते हैं एंड तक। तो ये होता है ज़्यादातर टेस्ट एंड के टाइम ही होते हैं। तो आप ट्राई करिए फरवरी तक सिलेबस कंप्लीशन का, मार्च में रिविजन का, और अप्रैल में बस उनको मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का। और अपनी मिस्टेक नोटबुक तो ऑफकोर्स रिवाइज करते रहने हैं, जितना बार हो पाए उतनी बार, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना है वो है रिलेशनशिप। तो मेरी अभी कुछ पिछले दिनों में, इनफैक्ट आजकल अभी जैसे मैं रील्स में देख रही हूँ, काफ़ी एस्पिरेंट्स का रहता है कि रिलेशनशिप में रह सकते हैं या नहीं प्रेपरेशन के टाइम। आपको कोई नहीं रोक रहा है, आपको रिलेशनशिप में रहना है, आप रहिए। अगर आपका स्ट्रेस मैनेज हो रहा है रिलेशनशिप में रहकर, अगर आपको एंजाइटी नहीं हो रही है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आप रिलेशनशिप में रहिए। बट अगर वो रिलेशनशिप आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रहा है, अगर वो आपके स्टडी आवर्स को हैम्पर कर रहा है, अगर वो आपके क्वालिटी टाइम जो आप पढ़ाई को देते हो उसको डिग्रेड कर रहा है, तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि आपको रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। रिकंसिडर करिए बेसिकली। तो रिलेशनशिप का एज सच कोई मना नहीं होता, कोई भी मना नहीं करेगा। आपको पेरेंट्स मना करते हैं क्योंकि उनको डर है बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए,
सबका यही रीज़न है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। फ़ोन का मना करता है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, मूवीज़ का मना करता है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आउटिंग्स का मना करता है, दोस्तों के साथ घूमने का मना करता है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। सबका पर्पस एक ही है। अगर आपके पास है इतना सेल्फ कंट्रोल कि आप खुद को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देते हो तो इट्स मोर देन बेटर, ठीक है। तो फिर रिलेशनशिप का आपको अब समझ आ गया होगा। एंड जो लास्ट टॉपिक है वो है रिसोर्सेज। तो उसके लिए एक नई स्लाइड लेती हूँ मैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो है रिसोर्सेज। इसमें मैं आपको पर्सनल जो मैंने यूज़ करे थे वो रिसोर्सेज बताऊंगी, और जो एडिशनल रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे। पर्सनल, एडिशनल। मेरी राइटिंग काफ़ी बेकार है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो पर्सनल में मैंने फिज़िक्स में यूज़ करा आकाश डिजिटल में थी मैं, आकाश डिजिटल लेक्चर, बेसिकली फॉर रिविजन। क्योंकि आपने मेरे वीडियोस ऑफकोर्स देखे होंगे, मैं मल्टीपल ईयर ड्रॉपर हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, मुझे रिविजन चाहिए थी। एंड या उसके ऊपर देखते हैं, आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑन माई चैनल रिगार्डिंग माई प्रिपरेशन जर्नी, सो यू नो बेटर। इसके अलावा आकाश मॉड्यूल्स, सब कुछ आकाश मॉड्यूल्स, टेस्ट सीरीज आकाश की ही, जिसमें मैंने दिए फोर्टनाइटली, AIATS ऑफ कोर्स, NRT, NBTS। फाइनल टेस्ट सीरीज़ मैंने पर्सनली नहीं दी थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, तो फिर मैंने वो स्किप कर दी थी। और इंटेंसिव की टेस्ट सीरीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। सेम होते हैं, 12th वालों के भी सेम होते हैं, ड्रॉपर वालों के भी सेम होते हैं, बस डेट अलग होती है। 12th वालों का थोड़ा जल्दी हो जाता है, और ड्रॉपर बैचेज जो शुरू के ड्रॉपर बैचेज होते हैं उनका थोड़ा जल्दी हो जाता है, बाद वालों का थोड़ा लेट होता है। ये टेस्ट सीरीज़ मैंने फॉलो किए थे। मैंने थोड़े टाइम के लिए LN के टेस्ट फॉलो किए थे, LN के टेस्ट दिए थे, लेकिन ये था मैंने उनको एनालाइज नहीं किया था। मैंने 3-4 टेस्ट दिए थे LN के, अच्छे टेस्ट थे, बट मैंने उनको एनालाइज नहीं किया तो वो नलिफाई हो गया सब। नीट प्रेप के दिए थे, नीट प्रेप का भी सेम ही था। नीट प्रेप के मैंने टेस्ट थोड़े टाइम के लिए फॉलो करे थे, बट अगैन मैंने एनालाइज नहीं किए थे। उनके भी टेस्ट अच्छे थे। नीट प्रेप का बायोलॉजी वॉज सुपर गुड, थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव लेंथी पेपर होते थे नीट प्रेप के, बट अगेन नीट 2025 में दिख गया वो, ठीक है। एंड एडिशनली, या फिर एडिशनल की जगह मैं इसको चेंज करके लिख देती हूँ, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या फॉलो करना चाहिए। पर्सनल रिसोर्सेज, नीट 2026-2027 के लिए। फिज़िक्स में एक तो आप फॉलो करिए कोई भी एक कोचिंग, मतलब कोई भी टीचर, एनी टीचर। मैं आपको पर्सनली प्रशांत सर, नीट फिज़िक्स कोटा वाले, वो सजेस्ट करूँगी। प्रशांत सर, NPK, नीट फिज़िक्स कोटा। कोई भी एनी कोचिंग्स मॉड्यूल, ट्रस्ट मी, लेजिट कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जिसके मॉड्यूल से सारे डिटो क्वेश्चंस आते हों। कोई ऐसी कोचिंग नहीं है, सब में आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे। आप कोई भी मॉड्यूल करो, बट पूरा करो, उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करो, एक चीज़ करो 10 बार करो। उसके बाद आप फॉलो करिए इसमें NCERT। मैंने NCERT ज़्यादा फॉलो नहीं की थी पर्सनली, तो NCERT कीजिए। NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल्स, NCERT की इंटेक्स एक्सरसाइजेस। मैंने NCERT फॉलो इसीलिए ज़्यादा नहीं करी थी क्योंकि जो मैंने NBTS और NRTs दिए थे ये NCERT सेंट्रिक थे, तो इनमें जो भी टॉपिक मुझे वीक लगा था वो NCERT से पढ़ लिया। ऐसे मैं NCERT को करती थी, क्वेश्चन करके फिर थ्योरी पढ़ना, और ऐसे मैंने प्रॉपर NCERT पढ़ी नहीं थी क्योंकि मैंने अपनी पहले की प्रेपरेशन में वो पढ़ी हुई थी NCERT, ठीक है। एंड आप NCERT माइंड मैप्स फॉलो कर सकते हो रिवीजन के लिए। NCERT की आकाश के वो काफ़ी अच्छे होते हैं। NCERT माइंड मैप्स तो मैं आपको हर चीज़ के लिए सजेस्ट करूँगी, PCB तीनों के लिए।
इसके बाद फिज़िक्स में ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज़ तो आपको फॉलो करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज़ कोई भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर लो। आप आकाश के AIATS जो मेरा पर्सनल है आप लीजिए, आकाश के AIATS LN के फुल सिलेबस टेस्ट जो लास्ट के टाइम पे होते हैं, एंड आकाश के इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़, और इसके अलावा आपको कोई भी टेस्ट फॉलो करने हैं तो आप वो कर सकते हैं फॉलो इसमें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री पे। इसको मैं रब कर देती हूँ या फिर यहीं पर ही लिख देती हूँ मैं, है ना, लाइन लगाकर। आई एम वेरी बैड एट मेकिंग लाइन्स, क्रिएटिंग बाउंड्रीज इन फैक्ट। तो फिर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने सेम लेक्चर, मॉड्यूल आकाश का ही, मॉड्यूल में लिखूँगी वो आकाश का ही होगा क्योंकि मैंने और कोई कोचिंग ली नहीं थी, और टेस्ट सीरीज़ ली थी मैंने आकाश की ही, अगेन सेम टेस्ट, और हाँ जी बस यही किया था मैंने। एंड हाँ, यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऐड नहीं करी, एग्जाम्पलार सबको करनी है, एग्जाम्पलार तो अच्छे से करनी है, NCERT की तरह करनी है। अब मैं आपको इस साल के लिए बताती हूँ क्या करना है फिज़िकल केम में। कितना कलरफुल होता जा रहा है ये। कोचिंग, टीचर, मॉड्यूल, NCERT, एग्जाम्पलार, एंड उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ तो है ही, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री में ये करना है। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मुझे सुधांशु सर के लेक्चर्स अच्छे लगते थे क्योंकि वो NCERT को इनकॉर्पोरेट करते थे। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए कुछ ज़्यादा या आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप अमित महाजन सर से पढ़ सकते हैं। बट मुझे पर्सनली उनके लेक्चर्स पसंद थे, बट मुझे ये लगता था कि इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं बेकार में अपने माइंड को क्लाउड कर रही हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। तो अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, आपको डाउट है कि इससे थोड़े डिटेल में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप अमित महाजन सर को रेफर कर सकते हैं फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। फिज़िक्स में मैंने आपको बोल दिया प्रशांत सर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अमित महाजन सर या फिर सुधांशु सर, ठीक है। अब हम चलते हैं बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में स्लाइड चेंज करती हूँ। यहाँ पर मेरे पर्सनल रिसोर्सेज, यहाँ पर आएंगे 2026-2027 के लिए रिसोर्सेज। तो बायोलॉजी में आई फॉलोड NCERT, PYQs 2013 to 2024, टेस्ट सीरीज, बस। इस साल आपको क्या करना है बायो में, NCERT, PYQ 2013 से 2025, टेस्ट सीरीज और एग्जाम्पलार। ये इनफैक्ट सेम है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लिख देता है क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम बायो जैसे ही पढ़ा था। बट ये आपको NCERT की एक्सरसाइजेज भी करनी है बायो की, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, बट एक बार उनको सॉल्व करके उनको मतलब रिकॉल करना, वो आपको एक्टिव रिकॉलिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। एक्टिव रिकॉलिंग गोज अ लॉन्ग वे। इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे काफ़ी बच्चे डरते हैं, काफ़ी नहीं डरते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने NCERT की थी, मैंने रिसोर्सेज सेम बायो वाले किए थे, PYQ 2013 to 2024 और टेस्ट सीरीज। और इनमें जो लेक्चर्स होते थे ना क्लास में, बायो में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, तो मैं लेक्चर्स को बस देखती थी, जो जो NCERT का पार्ट था वो देख लिया, जो जो NCERT का नहीं था वो नहीं देखा, ऐसे था। मैं सिर्फ NCERT को फॉलो करती थी इसमें। इस साल आपको ऑर्गेनिक में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो फिर NCERT क्लास नोट्स आप ये थोड़ा
कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट अगर आप ट्राई करना कि आप एलन, आकाश वगैरह के आप क्लास नोट ज़्यादा फॉलो ना करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एडिशनल बताते हैं। इनफैक्ट बायो में वो काफ़ी एडिशनल बताते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको अगर कोई ऑर्गेनिक के टीचर पता है अच्छे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मुझे ऑर्गेनिक के टीचर्स का ज़्यादा आइडिया है नहीं, पंकज सर का पता है, बट उनका इतना सारा डेटा वो बताते हैं, वो दिमाग में फीड करना एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो आपको अगर ऑर्गेनिक की कोई टीचर सही लग रहा है तो आप उनसे पढ़िए, उनको अच्छे से फॉलो करिए। थोड़ा सा एडिशनल पढ़ना है आपको ऑर्गेनिक में, एडिशनल इन द सेंस कि जो नेम्ड रिएक्शन है एनसीईआरटी में उनका मैकेनिज्म कर लीजिए। ऐसे आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी रिएक्शंस नहीं करने। मैंने जो नेम्ड रिएक्शंस थे उनके मैकेनिज्म्स वगैरह नहीं किए थे, मैंने जो एनसीईआरटी में जितना दिया था बस उतना पढ़ा था, तो आप वो करिएगा। और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस तो मस्ट है, ठीक है। उसके बाद PYQs, तो ये क्लास नोट्स मैंने आपको बता दिया है कि यूट्यूब पे आप यहाँ पर कहीं पर भी आपको कोई टीचर अगर अच्छे मिल रहे हैं, या फिर इनफैक्ट अगर आप आकाश एलन में हो, आपको अपने टीचर ही अच्छे लग रहे हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही फॉलो ना करो। एंड टेस्ट सीरीज, अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो आप टीचर से पर्सनली पूछ लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है। कोई मतलब अगर 1% चांस भी है किसी चीज़ का आने का, तो आप वो चीज़ पढ़ें। मेन ये, कोई 1% चांस भी हमें गवारा नहीं करना है, ठीक है। और एग्जाम्पलर करनी है ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो ये हमारे रिसोर्सेज सारे हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज़ का मैंने आपको बता दिया है कि आप एलन की फुल सिलेबस टेस्ट, आकाश के मतलब स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ मैंने बता दिया। उसके अलावा आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। एंड आई गेस अब हमें बस एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेस, एंजाइटी। ये जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इनका जो ओरिजिन होता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो होता है अनसर्टेनिटी एंड आर इनएबिलिटी टू प्रिडिक्ट। जो चीज़ हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, हम उसके ऊपर कंट्रोल एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। और सिंस ह्यूमन माइंड को रियलाइज़ हो जाता है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो हमें एंग्शियस फील करवाता है, हमें हमारा स्ट्रेस बढ़ाते रहता है कि वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या पता वो वर्स्ट केस सिनारियो, क्या पता मैं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाऊँ, मेरा एग्ज़ाम ही ना हो, क्या पता एग्ज़ाम वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, क्या पता एग्ज़ाम वाले दिन मैं पहुँचूँ ही ना सेंटर पे, क्या पता एग्ज़ाम वाले दिन मेरे को आते आते मैं गलत कर रहा हूँ, या मैं भूल जाऊँ, वर्स्ट केसेस कि मैं भूल ही जाऊँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक हो जाऊँ एग्जामिनेशन हॉल में जाके। तो ये सारे हमारे जो भी हमारे कंसिक्वेंसेस होते हैं, ये सारा हमारा माइंड क्रिएट करता है। हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम करता है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या इसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं इन सब के। प्रोडक्टिविटी कम होती है हमारी हेल्थ ख़राब होती है। हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ चैप्टर में पढ़ा है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेलबींग, सब कुछ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ ख़राब होता है हमारा। उसके बाद जिनको जैसे एनजाइटी होती है, तो वो स्ट्रेस जो होता है वो लेट्स से लेवल 1 होता है। एनजाइटी इज़ एग्जैजरेटेड स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू माय थेरेपिस्ट, क्योंकि मेरे को खुद ज़्यादा एनजाइटी होती थी, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता था जो एनजाइटी के फॉर्म ले लेता था। तो टेकिंग थेरेपी इज़ नेवर लाइक फॉर द वीक, जैसे कई बार लोग बोलते हैं। उसके बाद आप आइसोलेट करने लग जाते हो, आप इनफैक्ट प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हो। कई बार जो ये स्ट्रेस और एंजाइटी आते हैं, ये अनसर्टेनिटी से नहीं आते, कई बार ये आते हैं बर्नआउट से। बर्नआउट इज़ बेसिकली जब आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड को या आपको पर्सनली रियलाइज़ नहीं होता जब आप पढ़ रहे होते हो कि आपको कुछ स्ट्रेस हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपको अच्छा लगता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, आपकी परफॉर्मेंस इतनी बेटर होती है, आपको रिजल्ट्स इतने अच्छे मिल रहे हैं कि वो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। बट एक दिन ऐसे चलते चलते एकदम से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और एकदम से आपको बर्नआउट फील होता है। जैसे मेरे केस में होता था, अगर मैं 10-15 दिन 17-18 घंटे पढ़ती हूँ, जैसे मैं अगस्त में ऐसे पढ़ी थी 17-18 घंटे, और मैं ऐसे फरवरी में भी पढ़ी थी 17-18 घंटे 15 दिन के लिए। मेरे को पता है मेरी बॉडी का कि मैं अगर 15 दिन ऐसे पढ़ती हूँ, 16th डे
मतलब ये बोलने को ऐसे होता है कि ऐसे एग्जैक्टली कैसे पता है, बट मेरे साथ हुआ है तो मुझे पता है एग्जैक्टली 16-17 डे पर मेरी बॉडी रिएक्ट करती है, मुझे सिम्टम्स देते हैं कि हाँ अब मैं बर्नआउट हो चुकी हूँ। बर्नआउट में आपको एंजाइटी होती है, बर्नआउट में आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होता है, आपको फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं कि आपको ब्रेथलेसनेस है, या फिर आप इंसोम्निया एक्सपीरियंस करें। काफ़ी हर इंसान के लिए अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो इस सब को मैनेज करने का क्या सोल्यूशन है, बर्नआउट को मैनेज करने का, जो ये अनसर्टेनिटी और ये जो हमारी प्रिडिक्ट करने की इनेबिलिटी है, कंट्रोल एक्सर्ट करने की इनेबिलिटी है, उनको टैकल करने का क्या सॉल्यूशन है? उनको टैकल करने का सॉल्यूशन है ब्रेक्स। कभी भी लगातार मत पढ़िए, 1 घंटा लगातार पढ़े हैं तो 15-20 मिनट का ब्रेक दीजिए, या फिर आप पोमोड्रो टेक्निक फॉलो कीजिए। पोमोड्रो इज़ द बेस्ट टेक्निक अकॉर्डिंग टू मी। 45 मिनट्स पढ़िए, 15 मिनट ब्रेक, 45 मिनट्स पढ़िए, 15 मिनट ब्रेक, ऐसे 3 सेशंस करके फिर एक आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। आपको 10 घंटे 15 घंटे, चलो 10 घंटे पढ़ सकते हैं, 15 घंटे 12-13 घंटे इतना घंटा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका सिलेबस काफ़ी पेंडिंग है तो वो अलग सिनारियो है, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। बट अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, आप अगर 8 घंटे अच्छे से पढ़ोगे फोकस के साथ, वो मोर देन सफिशेंट है वो। तो ब्रेक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरे को जब बर्नआउट हुआ था और जब मुझे एनजाइटी हुई थी अनसर्टेनिटी की वजह से कि एग्ज़ाम में मेरा क्या हाल होगा, मेरे को हर तरह से एनजाइटी हुई थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम। मैंने हर बार थेरेपी ली थी, हर बार मुझे थेरेपिस्ट ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि आपको ब्रेक्स इनकलकेट करने पड़ेंगे अपनी हैबिट में। मेरा होता था, मैं पढ़ती थी, धीरे धीरे ब्रेक टाइम कम करती थी। मैं शुरू करती थी 4 घंटे 6 घंटे ब्रेक से, एंड तक जब तक बर्नआउट नहीं होता मेरे ब्रेक्स हो जाते थे 15 मिनट आधा घंटा, इतना मैं रिड्यूस कर देती थी अपना ब्रेक का टाइम। अपनी हॉबीज़ को टाइम दीजिए। डेली आप 30 मिनट्स तो आपको एक्सरसाइज करनी ही है, और इसमें वॉक नहीं है। जैसे लोग यूजुअली बोलते हैं, मेंटोर्स यूजुअली बोलते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी करिए 30 मिनट्स, बट आई सजेस्ट कि आप 30 मिनट्स इंटेंसिव विगरस एक्सरसाइज करिए। पर्सनली फॉर गर्ल्स, क्योंकि आप बैठकर, अगर आपकी टेंडेंसी आपकी बॉडी की कि आप जल्दी मोटे होते हो, तो आप ज़्यादा मोटे होगे, बैठ कर और फैट बढ़ता है बॉडी का, एंड उस केस में आपको PCOD PCOS और दूसरे डिजीज़ को कैच करने के चांसेस होते हैं। तो 30 मिनट्स के आप इंटेंसिव एक्सरसाइज करिए। उसके लिए आपको वर्कआउट्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे, इनफैक्ट आजकल इंस्टाग्राम पर भी हैं ऐसे वर्कआउट्स, तो आप वो कर सकते हैं। और नहीं तो आप रनिंग कर सकते हैं, आपको रनिंग पसंद है तो 30 मिनट्स की इंटेंसिव एक्सरसाइज आप करिए डेली। ऑफकोर्स 6 वीक से डे कर ले, एक दिन चीट डे हो गया। तो ये है एंजाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ब्रेक्स अकेला सॉल्यूशन नहीं है कि आप ब्रेक्स लीजिए। मेरे को एंजाइटी स्ट्रेस, अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता था मैं मूवी देखने बैठ जाती थी। जब मेरी जैसे थेरेपी खत्म हो गई थी उसके बाद अगर मुझे कभी स्ट्रेस हो रहा है, उसी टाइम मैं मूवी चला के बैठती थी। और इनफैक्ट मैंने फरवरी में मूवी देखी है, पूरा मार्च मेरा मैंने बस ऐसे ही पढ़ाई करी थी, क्योंकि मेरे को स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता था। मैं बर्नआउट फेज़ में थी, मैंने आपको बताया फरवरी में। तो मार्च में मैंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी। मैं इनफैक्ट फैमिली के साथ एक ट्रिप पर भी गई थी उसको मैनेज करने के लिए। अप्रैल में भी इनफैक्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा वेब सीरीज़ तो नहीं देखी, मैंने मूवीज़ ही देखती थी मैं। तो आपकी प्रिपरेशन का आपको पता है आप किस लेवल पर हो अभी, आपको पता है आपको क्या करना है। हर स्टूडेंट जो भी प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए, उनको पता होता है वो कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ उनको काम करना है। मेन जो दिक्कत आती है वो आती है एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन कब अच्छा होगा? जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, जब आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। जब भी आपको एंजाइटी स्ट्रेस कुछ भी हो, आप शांत बैठे, अकेले बैठे, और एक बार अपने माइंड को क्वेश्चन करें कि किस वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे थेरेपी में बताया था कि कैसे आप बेसिकली अपनी एंजाइटी को क्वेश्चंस में ब्रेक डाउन करिए। ब्रेक डाउन योर एंजाइटी या स्ट्रेस इनटू क्वेश्चंस। उसके अलावा डेली मेडिटेट कीजिए, वो तो नेसेसरी है। हम मेडिटेशन को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट ये काफ़ी पावरफुल है। डेली मेडिटेट एटलीस्ट 10 मिनट के लिए करिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई डाउट्स है तो आप हमारा जो चैनल है क्विक एक्स लर्न, यहाँ के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर